So then when we talked about type of economic system, तो हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, एंड इकोनॉमिक प्लानिंग ऑल्सो वी हैव टू डू, है ना। प्लानिंग जो है वो किस तरह से आएगी ना, दीज वर द टू मेजर चैलेंजेस की इकोनॉमिक सिस्टम का टाइप कौन सा होने वाला है, दैट वी हैव चोजन, है ना, कि मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन अभी मिक्स्ड इकोनॉमी में हम प्लान कैसे करेंगे, हाउ टू डेवलप इंडिया एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। सो दीज वर द टू मेजर चैलेंजेस, और इसको लेकर हमने वर्कआउट करना शुरू किया, है ना। So these are the types of economic system that we have seen. Okay, capitalist, socialist, and mixed economy. And then after these, we have already studied, we have gone through this. ना socialist economy जहाँ पर ज़्यादातर चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, capitalist economy where things are quite free, है ना, and it is in control of market actually. Okay, and which targets to earn more and more profit, है ना। तो प्रॉफिट के बारे में ये चीजें होती है ना। सो प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली प्रिवेल्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो ऑफ कोर्स जिसमें दोनों चीजें, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, या फिर दोनों ने कुछ वर्क जो है वो डिवाइड किया हुआ है कि ये पब्लिक सेक्टर करेगा, ये प्राइवेट सेक्टर करेगा, है ना। तो इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। एंड इंडिया इज टर्म टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ these are the differences which we have already studied, so we'll not get onto this. Okay, like we'll not get into this in much detail. थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर देते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस का जब क्वेश्चन आता है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो प्रोड्यूस करती है जिससे उसको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी वो प्रोड्यूस करती है जो सोसाइटी की नीड होती है। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टारगेट करती है कि ऐसा टेक्निक यूज किया जाए जिससे चीपर प्रोडक्शन हो सके, है ना, सस्ते से सस्ता प्रोडक्शन हो सके। जबकि व्हेन वी टॉक अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस तरह से हम लोग चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। वी ऑल्सो थिंक अबाउट द पीपल एंड द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो यहाँ पर इस चीज को टारगेट जो है वो किया जाता है। देन थर्ड थिंग इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सो ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उनके लिए प्रोड्यूस करेगी those who are having income so that they can give them more profit, है ना। तो अगेन जिसकी वो चीज प्रोड्यूस की जाएगी जिससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स जो इनकम ग्रुप है उसको ध्यान में रखकर किया जाता है कि जिसकी परचेसिंग पावर ज्यादा होती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ध्यान रखा जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ पीपल। कॉमनली ज्यादातर लोगों की क्या नीड है, इफ पीपल आर देयर हु आर पुअर और इफ कमोडिटीज आर देयर विच आर इसेंशियल, तो उनको ज्यादा टारगेट जो है वो किया जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से एक तरीके से आ जाएगी विच विल बी इन मोर बैलेंस्ड वे। देन नाउ इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, जैसा हम लोगों ने बात किया, तो उसमें सोशलिस्ट की जो चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है और कैपिटलिस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। जैसे सोशलिस्ट के अंदर पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट किया उसके अंदर ना, पब्लिक सेक्टर वाज वेरी स्ट्रांग। और दूसरा ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी ये कुछ ऐसी चीजें थी जो ये बताती है कि इंडिया सोशलिस्ट नहीं है प्योरली, बट इट इज मोर एवर डेमोक्रेटिक वेयर पीपल आर एक्चुअली इन द रूल, है ना। द फोटो यू कैन सी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले प्लान जो है वो क्या होता है, प्लान का ड्यूरेशन कितना होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस इकोनॉमिक प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से हम लोगों ने किया, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली स्टडीइंग द जर्नी ऑफ इंडिया, दैट हाउ इंडिया प्लान्ड टू डेवलप इटसेल्फ, या पूरा जो इंडिया का अब तक का जो प्लानिंग है, जैसे आज हम जिस स्टेज में देखते हैं इंडिया को, ऑफ कोर्स जब हम लोग आजाद हुए थे तब ये स्थिति जो है वो नहीं थी, ठीक है। वी टॉक अबाउट एनीथिंग, चाहे एजुकेशन की बात करो, चाहे हेल्थ की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, जीडीपी की बात करो, सभी टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया जो है वो इट वाज क्वाइट बैकवर्ड। बट आज हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो ठीक ठीक बेहतर स्थिति के अंदर है। तो इंडिया कैसे आया, है ना, उसको लेकर हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नाउ मीनिंग ऑफ प्लान इज वेरी सिंपल, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो रिसोर्सेस है उसको अगर हम लोगों को यूज में लेकर आना है ना, वट एवर रिसोर्सेस वी आर हैविंग, तो उनको हम लोगों को जो यूज में लेकर आना है उसके लिए हम लोग जो है वो प्लान बनाते हैं, ठीक है। इस प्लान के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे फुलफिल होने चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो पूरे होने चाहिए। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये प्लान का मतलब है कि वी हैव गॉट रिसोर्सेज, वी हैव गॉट स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, और विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाने चाहिए,
इसका नाम प्लान है। देन इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि हम लोगों को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं। किस बेसिस पर लेने हैं? हम पूरी इकोनॉमिक स्टडी करेंगे एज अ होल, और उसके बाद में कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होते हैं? जैसे जीडीपी की ग्रोथ किस तरह से होगी, सारे लोगों को रोजगार किस तरह से मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ज्यादा डेवलप किया जाए सो दैट इट अगेन गिव्स बूस्ट टू जीडीपी। ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को ठीक ढंग से चलाने के लिए या इन चीजों से रिलेटेड कोई अगर हमने टारगेट या ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसको अचीव करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग का यूज करते हैं। So economic planning is something which actually helps us to achieve the economic objectives. Objectives related to economy, वो objective अब कैसे हो सकते हैं? जीडीपी और इनकम ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, इवन उसमें वेलफेयर का पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 1950 के अंदर क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ है ना। इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन जो थे वो ही हिमसेल्फ, Mr. Prime Minister was the head of this planning commission, है ना, इसको चेयरमैन बोलते हैं। एंड लास्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था ना, यहाँ पर 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे हमारे 1950 से, है ना। और 5 ईयर प्लान का हम लोगों को कहाँ से इंस्पिरेशन मिला था? तो वी वर इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, जहां पर 5 ईयर प्लान चलते थे, तो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान वहां से अडॉप्ट किए। इवन यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्टिक पैटर्न पर काम करता था, लेकिन इंडिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलिस्ट इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि 5 ईयर प्लान इंडिया ने अडॉप्ट किया, वो किससे इंस्पायर होकर किया? तो देन द आंसर इज यूएसएसआर, है ना, जो आज के टाइम में हम लोग रशिया के नाम से जिसको जानते हैं, बाद में टुकड़े हो गए यूएसएसआर के। ठीक है, उसके बाद ये 5 ईयर प्लान चले, तो ये 5 ईयर प्लान कंटिन्यूअसली जो है वो चलते रहे, और लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा 2012 से लेकर 2017 था। दिस वाज द लास्ट। इसके बाद 5 ईयर प्लान का सिस्टम हम लोगों ने खत्म कर दिया। उसके बाद में हम लोग नीति आयोग जो है वो आया, जिसने प्लानिंग कमीशन को भी रिप्लेस कर दिया। प्लानिंग कमीशन वाज बीन रिप्लेस्ड, ये भी आ जाएगा नीति आयोग। ठीक है, व्हिच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि नीति आयोग को कब इम्प्लीमेंट किया गया। तो दिस वाज आवर 5 ईयर प्लान, जिसको हम लोग 12th 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। तो 12th 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा वाइंड अप हो गया, और उसके बाद में नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के आने के बाद में हमने 5 ईयर प्लान की जगह हम लोग एक्शन प्लान लेकर आए, है ना, विच वाज लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान, 5 ईयर से ज्यादा था। Now, the goals of 5 year plan these were the goals which you have already studied: growth, equity, modernization, and then the growth was self-reliance. जब हम लोगों ने ग्रोथ की बात की तो we talked about growth of GDP, है ना। ग्रोथ ऑफ जीडीपी जो है वो किस तरह से होगी? तो अलग अलग सेक्टर्स की अगर ग्रोथ होगी तो जीडीपी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो वी टॉक्ड अबाउट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग। तीनों सेक्टर की अगर ग्रोथ होगी तो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ हो जाएगी। बट इट वाज इंपॉर्टेंट कि तीनों सेक्टर की ग्रोथ हो, है ना, उसको लेकर जो है वो टारगेट किया। दिस इज सिंपल। नाउ इक्विटी कब एस्टेब्लिश होगी? तो ऑब्वियसली इक्विटी का मतलब क्या है? देयर इज पुअर सेक्शन, देयर आर रिच सेक्शन, ये दोनों सेक्शन है। तो जो भी फिल्टर लग रहा है हमारा, जो पैसा है, वो पैसा केवल रिच सेक्शन के पास नहीं जाना चाहिए, वो पुअर सेक्शन के पास में भी जाना चाहिए। ये हम लोगों को देखना है। यूजुअली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पर ये चीज होती है कि रिचर विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअर। ये चीज जो है वो आती है, पुअर विल गेट पुअरर, और अगर हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री अगर लगाए, ठीक है, तो रिच एंड रिचर एंड पुअर पुअरर। तो ये चीज जो है वो हो रही है, तो ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। एंड द बेसिक डिफरेंस दैट आई हैव टोल्ड यू इन इक्विटी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मशीन्स का यूज जो हम लोग कर रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, उस चीज से जो है वो क्या होने वाला है, ज्यादा जीडीपी जनरेट होगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या वो रिजल्ट करेगा आगे जाने में, है ना, कि मतलब वो जो इंडस्ट्रीज है वहां से जो लेबर्स के पास जो पैसा आ रहा है, क्या उतना पैसा आएगा जितना पैसे की वाकई में उनको जरूरत है, या फिर उतना आना चाहिए जिससे कि ये रिच एंड पुअर डिवाइड जो है वो बैलेंस रहे, है ना। तो दिस इज अ बिगर क्वेश्चन। ठीक, फिर बाद में इक्विटी की हम लोगों ने बात की तो इस वाले फोटो को हम लोगों ने देखा था कि इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। वी टुक द एग्जांपल ऑफ समोसा इन दिस, है ना, तो अभी रिपीट नहीं करेंगे वापस इसको। और इक्विटी में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, तो इक्वालिटी का मतलब होता है वी डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में भी एंड रिजल्ट इज नॉट इक्वल, एज वी कैन सी हियर।
बट इक्विटी में हमने क्या किया, इट इज पॉसिबल दैट वी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली, बट द एंड रिजल्ट इज इक्वल. So what we have to do is, the one who is poor should be given more, the one who is mediocre should be given, and the one who is very rich should not be given. तब जाके आ जाएगा. तो दोनों में से जब हम बेहतर सिचुएशन देखते हैं तो आपको कौन सी लगती है? If I say A is better or B is better, you have to reply and tell me whether you will like A or B. आप क्या चाहेंगे, कौन सा होना चाहिए? Sir, B. B होना चाहिए. Okay. Right. Now moving on. मॉडर्नाइजेशन की जब हम लोगों ने बात की तो वी हैव सीन इट इन टू वेज. एक तो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट द इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो नीड मॉडर्नाइजेशन इन द थॉट्स. सोशल चेंज जो है ना, सोशल आउटलुक के अंदर भी हम लोगों को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है. जहां पर जैसे विमेन को लेकर सोच जो है ना, या हमारे यहाँ जैसे कास्ट सिस्टम चलता है उसको लेकर है, तो इन सारी चीजों से हमको ऊपर उठना होगा. दैट इज ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन. तो मॉडर्नाइजेशन के दो पार्ट हो जाते हैं. एक है टेक्निकल, हम बात करें जिसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं. दूसरा आउटलुक की बात करते हैं कि लोगों के सोचने का जो नजरिया वो भी अपडेट होना चाहिए, वो भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए, है ना. बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं उनके अंदर नहीं पड़ना चाहिए. दिस इज व्हाट मॉडर्नाइजेशन इज ऑल अबाउट. ये हमने क्विक रीकैप हम लोग ले रहे हैं. सेल्फ रिलायंस मतलब जो भी चीजें हम लोग इंडिया में बना सकते हैं उनको इंडिया में बनाए. इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग देम, लेट अस प्रोड्यूस इन इंडिया, है ना. तो इंडिया में बनाने के लिए अब दो तरीके हो सकते हैं इंडिया में बनाने के लिए. या तो इंडिया की कंपनी ही इंडिया में बनाए, या बाहर की किसी कंपनी को हम इन्वाइट करें इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ चीजों को बनाना शुरू करें. ताकि उससे क्या होगा, हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारे यहाँ पैसा जो है वो जनरेट होगा. ठीक, प्रॉफिट का ठीक है, कोई पार्ट वो अपने कंट्री में ले जाना चाहते हैं वो ले जाए, लेकिन उससे इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. सो बेसिकली सेल्फ रिलायंस इज अबाउट encouraging stakeholders to invest in India and produce products in India, ताकि हमको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े, अननेसेसरी दूसरी कंट्रीज को इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़े, और जो पैसा इंडिया का बाहर जा रहा है या फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है वो जाने से रुके. ठीक है. उससे भी हमारा जीडीपी जो है उसका ग्रोथ होगा और इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी. ठीक है. सो दिस वाज मेनली दी टारगेट. ठीक है. अब इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने कवर की, वो है फूड सप्लाईज. जो फूड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको इस तरह से किया जाए कि इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े. फॉरेन टेक्नोलॉजी, एक बार ले लो टेक्नोलॉजी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोडक्ट्स टेक द टेक्नोलॉजी, है ना. जैसे आप देखो, जैसे कंप्यूटर हुआ, तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी ले लो कि कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर को इंडिया में बनाना शुरू. इट इज वेरी सिंपल. तो ये चीज जो है वो होनी चाहिए. थर्ड थिंग इज सर्विसेज, है ना. जो भी बाहर हम लोग सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं उसको आउटसोर्स नहीं करें. लेट अस जनरेट दैट मच ऑफ स्किल्ड मैन पावर कि हमको बाहर से सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं पड़े, रादर बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ से सर्विस. तो देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी हैव अचीव्ड दिस, जहां बहुत सारी बाहर की कंपनीज जो है वो हमारे यहाँ के सर्विसेज जो है वो ले रही है ना. अगर आप देखें जो केपीओ और बीपीओ का जो कल्चर है इंडिया में बहुत ज्यादा बूम हुआ है. इट मीन्स इंडियन मैन पावर इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग सर्विसेज. सो दीज आर ऑल. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, है ना. लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें, अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या चीज हो रही है इसकी भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. ये भी क्या है, देखो अभी दीज आर द रिफॉर्म्स जो हम लोगों ने ठीक राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डिड सम रिफॉर्म्स, है ना. तो ये रिफॉर्म्स जो है वो कौन कौन सी, इनको लेकर हम लोग बात कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, जो लैंड होल्डिंग्स थी, है ना, वो लैंड होल्डिंग्स क्या थी, कुछ लोगों के पास में ज्यादातर लैंड जो है वो थी. ठीक है. यानी क्या हुआ, से लेट्स 10% पीपल वर होल्डिंग 90% ऑफ लैंड. ऐसे में जरूरत ये थी कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाए. 10% पीपल वर हैविंग 90% ऑफ लैंड. तो बोला गया, ये 10% लोगों से बोला गया, भैया आप इतनी सारी जमीन नहीं रख सकते. देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास में और कोई जरिया नहीं है लाइवलीहुड का. तो दिस 10% पीपल वर बीन आस्क्ड कि भाई आप जो है वो जमीन को छोड़ो, है ना, दूसरों को जमीन जो है वो देना शुरू करो. ठीक है. तो एक तरह का लॉ जो है वो वहां पास किया गया, जिसकी वजह से, जिसको लैंड सीलिंग भी बोला जाता है, कि आप एक फैमिली या एक आदमी के नाम पर इतनी लिमिटेड जमीन हो सकती है, उससे ज्यादा जमीन नहीं होगी. उससे ज्यादा होती है तो उसको सेल ऑन करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये इस तरह का लैंड रिफॉर्म जो है वो पास किया गया. इसको बोला गया लैंड टू टिलर, लैंड टू टिलर ऑफ द सोइल. टिलर ऑफ द सोइल कौन है,
द पर्सन हु इज एक्चुअली वर्किंग इन द फार्म। तो जैसा हम देखते हैं, हमने पहले पढ़ा था जमींदार प्रथा के बारे में, दैट यू नो लैंड यूज्ड टू बी देयर इन द हैंड्स ऑफ जमींदार। तो सारी लैंड उनके हाथ में होती थी एंड देन वो रेंट पर देते थे उसको। तो उसकी वजह से फिर बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन होता था फार्मर्स का। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया और लैंड रिफॉर्म जो है वो कंट्री के अंदर लेकर आए, और बहुत सारे लोगों से जो है वो लैंड जो है वो डोनेट भी करवाई गई, और बहुत सारे लोगों ने इसमें लैंड डोनेट भी की। नाउ एग्रेरियन रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं ना, लैंड रिफॉर्म्स की बात हम लोगों ने कर ली। अब इसमें लिमिटेशंस भी आई कुछ कुछ, वो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट बेसिकली लैंड रिफॉर्म वाज अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि कम लोगों के पास में जब ज्यादा जमीन थी तो उसको अलग अलग तरीके से जो है वो, चाहे लैंड सीलिंग करवा के करें या चाहे इनको एनकरेज किया गया दैट यू शुड डोनेट योर लैंड और यू शुड सेल योर लैंड एट लोअर प्राइसेस, देयर आर अदर पीपल आल्सो, है ना। तो उस समय लोग जो है वो इतने ज्यादा मतलब चालाक चतुर नहीं हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम में तो मतलब जमीन का तो देखो आप, मतलब लोगों ने, एक टाइम था जब मतलब एकड़्स में जमीन जो है वो डोनेट कर दी। आज के टाइम में तो 100 स्क्वायर फीट जो है वो भी होता है ना, तो प्लॉट वाले आसपास हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपने इधर खिसका लिया तो इधर लड़ाई झगड़ा, ये वो कोर्ट केस हो जाता है और पता नहीं क्या क्या, है ना, बहुत सारा वायलेंस भी हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो पहले की सिचुएशन अलग थी, अभी की सिचुएशन अलग है, ठीक है। बट देन इट एक्चुअली हैपेंड लैंड रिफॉर्म्स में, ये चीज हुई। एग्रेरियन रिफॉर्म में हम लोग बात करेंगे तो देखो अब इसका पहले डिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी लैंड रिफॉर्म्स जिसकी हम लोगों ने बात किया, है ना। इसमें क्या क्या किया गया, एक तो ओनर राइट्स फॉर टेनेंट्स, जो हमने बोला कि टेनेंट्स को जो है वो राइट्स मिल गए, और अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जिसको हम लोगों ने लैंड सीलिंग बोला, ठीक है। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स के टाइप हो गए हमारे, एक तो इंस्टीट्यूशनल, यानी जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर, कानून बनाकर जिन चीजों को लेकर आए वो बोला गया। और टेक्निकल रिफॉर्म्स में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। दो वी हैव टू सी इट वेदर फॉर दिस ईयर दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस और नॉट, है ना, क्योंकि नहीं नहीं ये तो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं था, इसको हम लोग पढ़ेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक एक करके हम लोग देखते हैं। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएरीज मतलब क्या हो गया, मिडिल में। सीधा सीधा मतलब क्या हो रहा है कि द वन हु इज फार्मिंग, एक आदमी जो है वो फार्मिंग कर रहा है और यहां पर मार्केट है। अब दिस फार्मर ये कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद में ही हैज टू रीच, लाइक दिस इज टू बी रीच टू मार्केट। तो ये जो फार्मर है इसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसके पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो इसके प्रोड्यूस को ये मार्केट तक पहुंचा नहीं पाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दी गई कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको बोला गया मिडिल मैन। अब इन मिडिल मैन ने जो है वो बहुत फायदा उठाना शुरू किया भोले भाले किसानों का। इनसे बोला कि भैया तुम तो फसल बेच नहीं पाओगे, हम यहाँ आ जाते हैं और हम बेच देते हैं आपकी फसल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस फार्मर के पास में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी नहीं था कि ये अपनी क्रॉप को यहाँ लेकर जाए, है ना। और जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ मिलता है वो बहुत महंगा मिलता है। तो यहाँ मिडिल मैन ने क्या किया, चालाकी से 10 फार्मर से बात की, 10 लोगों का प्रोड्यूस जो लिया और बोला हम इतने पैसे में आपका पैसा, आपका जो है वो मार्केट पहुंचा देंगे, या तो आप ऐसा करो हमको सेल कर दो, हम लोग इतना प्राइस देंगे। फार्मर ठीक है, अब जब नहीं बेच पा रहा तो जो प्राइस मिले वो मिल जाए। तो एक सिस्टम जो है वो यहाँ पर मिडिल मैन का डेवलप्ड हो गया और जो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो चलता रहा, ठीक है। तो और ये मिडिल मैन जो है बेसिकली कौन हुआ, ये मिडिल मैन एक तरह से जमींदार हो गया, है ना, मतलब वो जमींदार का एक टाइप का फॉर्म है ना, वहीं से मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से सस्ते में खरीद ली जाती है और यहाँ पर फिर आराम से मार्केट में जाके बेच देते, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। ये सीधा सीधा इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, है ना। मार्केट में पता करना वीट की प्राइस क्या होती है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वीट, और मार्केट में वापस से पता करना कि जो बहुत सारी कंपनीज है जो आटा बेचती है, पैक्ड आटा, वो आटा कितने रुपए किलो मिलता है, उसका पर केजी कितना रुपये है। वीट का प्राइस देखना कितना है मार्केट में और पर केजी आटा कितने रुपए का मिलता है। यू विल फाइंड द डिफरेंस कि कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, वेदर द फार्मर इज अर्निंग मोर प्रॉफिट और द समबडी हु इज प्रोसेसिंग इट, उसको पीस रहा है और पैकेट में पैक करने के बाद में बेच रहा है, कौन ज्यादा पैसा जो है वो अर्न कर रहा है, ठीक है। तो यू विल फाइंड द डिफरेंस की क्या है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट। तो 1951 के बाद में मिडिल मैन को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत किया गया, लेकिन आज की डेट में भी मिडिल मैन एग्जिस्ट करते हैं इन सम अदर फॉर्म्स, है ना। तो रूल के ऊपर रूल आ जाता है या रूल का कोई ना कोई बाईपास जो है वो निकल कर आ जाता है, ठीक है। बट इंटरमीडिएट को खत्म करने के लिए उस समय जो है वो काम किया गया। सो दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द रिफॉर्म्स, जहां जमींदारी सिस्टम तो खत्म हुआ ही हुआ, है ना। अब इसकी वजह से क्या हुआ, तो इट रिजल्टेड इनटू, उस समय की बात है, 200 लाख टेनेंट्स,
into direct contact with government and were thus freed from being exploited by जमींदार। ठीक है, ये चीज जो है वो ही, लेकिन कितना परफेक्ट तरीके से हुई इसके रिजल्ट हम लोगों को आगे देखने को मिलेंगे, बट देन कुछ तो हुआ, ये चीज हम लोगों को समझ में आ रहा है। वी कैन क्रिटिसाइज ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि पूरी तरह से कितना इंप्लीमेंटेशन में क्या चूक रही, क्या कमी रही, दैट वी कैन लाइक टॉक ओवर दैट। नाउ ओनरशिप राइट्स फॉर टेनेंट्स, इसकी बात हम लोगों ने की है ना। ओनरशिप मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड, ठीक है, तो वो चीज जो है वो की। सो टेनेंट्स को जो है वो ओनर बना दिया गया है ना, और जो भी पुराना था उनसे बोला गया भैया आप बेचो, ठीक है। नाउ रिजल्ट क्या हुआ, इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड टू दिस कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली जब टेनेंट के पास में जमीन आ गई तो उनकी खुद की जमीन हो गई ना, वो ज्यादा अच्छे से काम जो है वो कर पाए, डेट जो है वो उनका थोड़ा सा कम हुआ, नहीं तो जमीन रेंट पे लेते थे, फसल अच्छी नहीं होती थी तो फिर उनको वापस मुआवजा देना पड़ता था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। तो वंस दे गॉट दी ओनरशिप तो थोड़ी चीजें आसान हो गई। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब चीजें एकदम अच्छी हो गई, बट यस थोड़ी चीजें जो है वो बेहतर हुई, है ना। रिफॉर्म्स का फायदा मिला, लॉन्ग टर्म में आगे जाके कितना फायदा मिला इसको लेकर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जहां पर बोला गया ना लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट, कि एक मैक्सिमम रखा गया लिमिट की इतनी जमीन ही एक कोई आदमी जो है वो होल्ड कर सकता है। सो दिस रिजल्टेड इनटू कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो जमीनें बेचनी शुरू की, और बहुत जमीन जो कुछ लोगों के हाथ में थी वो बहुत सारे लोगों के अंदर जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, है ना। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड जो कुछ लोगों के हाथ में था, है ना, वो उनको सेल करनी पड़ी, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जमीन मिल गई। नाउ अब देखो ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं ना। ड्रॉबैक्स क्या क्या हुआ, तो लैंड रिफॉर्म के अंदर एक तो फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, है ना, लेजिस्लेशन में ही थोड़ी सी कमी रह गई। इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ, है ना, अभी इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, एक्सप्लॉइटेशन, ये चार चीजें रही की रही, ठीक है। कैसे फॉल्टिंग लेजिस्लेशन में किस तरह से हुआ, कुछ एरियाज में जमींदार जो थे उन्होंने अपने पास जो लार्ज एरिया था उसको बना के रखा ही रखा। कैसे बना के रखा, है ना, तो लेजिस्लेशन में एक गड़बड़ हो गई। जमींदार ने क्या किया, एक इंडिविजुअल आदमी के हाथ में इतनी जमीन नहीं होनी चाहिए। जमींदार ने कुछ जमीन अपनी बीवी के नाम कर दी, कुछ बेटे के नाम कर दी, बेटी के नाम कर दी, भाई के नाम कर दी, बहन के नाम कर दी, जमीन को वो अपने पास में रखेगा। तो ये लेजिस्लेशन में फॉल्ट था कि इंडिविजुअल आदमी के ऊपर ये लगा, रादर अब उसको ठीक से जो है वो उसमें कुछ ना कुछ किया जा सकता था, सो दैट वो उतना होल्ड करके नहीं रखता। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से हो गया इंटरमीडिएरीज जो है वो वैसे के वैसे बने रहे, मतलब जमींदार जो है वो वैसे के वैसे बने रहे, दे केप्ट ऑन कल्टीवेटिंग, है ना। बहुत सारे लोगों के पास में तब भी बहुत ज्यादा जमीन जो है वो थी। एक प्रॉब्लम ये हुआ। दूसरी प्रॉब्लम ये कि डिले हुआ इम्प्लीमेंटेशन में। इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने इस चीज को चैलेंज कर दिया कोर्ट में, और कोर्ट में चैलेंज किया और ये बहुत ज्यादा लंबा खींचा। जब तक वो लंबा खींचा तब तक लोगों ने अपनी चीजें को सेट कर दिया, है ना, सारा सेटलमेंट हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं अभी जब 2016 में, हाँ 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तब भी ये चीज हुई थी, इतना टाइम मिल गया था कि बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा जो है वो सेट कर लिया। कहा गया कि जो इससे जो है वो काला धन जो है वो निकल कर आएगा ना, ब्लैक मनी जो है विल कम आउट ऑफ दिस। लेकिन फिर एंड रिजल्ट क्या था, दैट आरबीआई के अंदर 99.3% से भी ज्यादा करेंसी जो है वो आ गई बैंक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो जैसे ही थोड़ा सा डिले होता है, बोलते हैं ना कि डिले इन जस्टिस इज नॉट जस्टिस। जस्टिस में डिले हुआ तो उसके बाद में कोई जस्टिस नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा रूल था इसमें डिले हो गया। किस वजह से डिले हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया, उनको अपना टाइम मिल गया, और टाइम मिलने के बाद में उन्होंने सारी चीजें, जैसे देखो रिलेटिव्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, है ना, या कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो जमा लिया, और जमीन जो है वो उतनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल थी कम, कमजोर। क्यों पॉलिटिकल विल कमजोर थी, मे बी पॉसिबल कि जो भी लोग डिसीजन मेकिंग में थे या भी पॉलिटिकल पावर्स में थे, हो सकता है उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इन सारी चीजों को यूज किया, है ना, या उसको उतना प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करने दिया। इसलिए हमने देखा कि ये जो लैंड रिफॉर्म था ये केरला और वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके अलावा बाकी जो अदर गवर्नमेंट्स थी वहां पर ये इतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए। अब इसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, यू कैन पुट क्वेश्चन मार्क ऑन द लीडर्स ऑल्सो, कि हो सकता है कि उनका नुकसान हो रहा होगा इसलिए उन्होंने उसको बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से नहीं लिया, या कुछ भी चीजें जो है वो हो सकती है ना। सो इट्स डिबेटेबल। अब रिजल्ट क्या हुआ इसका, तो वही है कि जितना लैंड होल्डिंग था वो कंटिन्यू रहा। तो आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास में खूब लंबी चौड़ी जमीन है, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकता।
एक्सप्लॉइटेशन जो है वो किस तरह से हुआ, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो है उन्होंने टेनेंट्स को फोर्स किया, है ना। अब ये भी एक कुछ कल्चर चलता रहता है हमारे यहाँ पर, है ना। तो भले टेनेंट्स के पास आ गए, लेकिन टेनेंट्स से जमीन जो है वापस उन्होंने ले ली, ठीक है। कुछ इस तरह का माहौल बनाया, अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब इसके लेकर क्या होता है, जैसे कभी कभी जाति से भी दबाया जाता है, कभी कभी पैसा उधार देकर दबाया जाता है, मजबूरी में भी दबाया जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से टेनेंट जो है वो बहुत कमजोर था, और लैंडलॉर्ड्स ने जो है वो किसी न किसी तरह का जो है वो यूज करके, किसी न किसी तरह की पावर जो है वो यूज करके उसने वो लैंड वापस से सरेंडर करवा लिया अपने पास में, ठीक है। तो ये चीज जो है वो भी आई। बॉलीवुड फिल्मों में इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ इसका रिजल्ट हुआ, देयर वर मेनी केसेस वेयर टेनेंट्स वर एक्सपेल्ड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स। ये चीज हो गई, ये जो सरेंडर जो है वो लैंड जो है वो करवाया इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से टेनेंट का एक्सप्लॉइटेशन जो है वो भी हुआ। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, ये एक लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, है ना। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है बताओ, इफ यू नो द नेम, इफ एनीवन नोज द नेम। नो, नॉर्मन बोर्ड। नॉर्मन बोर्डले इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर आया, तो MS स्वामीनाथन जो है वो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसको हम समझते हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या चीज हुआ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया, एक कॉन्सेप्ट आया HYV सीड का। HYV सीड जो है वो क्या होता है, तो आप समझिए इस चीज को, जैसे ये मान लो ये कोई पौधा है, इस पौधे पे अलग अलग दाने होंगे, ठीक है। एक पौधा है ना, ये दोनों ही पौधे क्या है, जमीन में बराबर स्पेस ले रहे हैं, लेकिन इस पौधे में ज्यादा दाने लग रहे हैं, बड़े दाने लग रहे हैं, इस पौधे में छोटे दाने लग रहे हैं और कम दाने लग रहे हैं। इसका कारण क्या हुआ, तो सीधा सीधा आप लोगों ने सुना ना, जितना अच्छा बीज होगा उतना अच्छा पौधा होगा, है ना। तो इस वजह से क्या किया गया, सीड की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया गया। जो बड़े बड़े जो बीज होते हैं, अच्छे स्वस्थ जो दाने होते हैं, हेल्दी सीड्स जो होते हैं, उन हेल्दी सीड्स को जो है वो यूज किया। तो उससे क्या हो गया, ज्यादा अच्छा हमारा प्रोडक्ट जो है वो निकल कर आया, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई, ठीक है। ये दो चीजों के अंदर आया, व्हीट और राइस में। इनिशियल फेज के अंदर व्हीट और राइस के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आता है, ओके। नाउ अब रीजन देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का रीजन क्या क्या है। तो हमने देखा कंट्री का जो 75% पॉपुलेशन है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 75% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। वाह भैया, कितनी जोरदार बात है ना। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर में वो बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी अच्छी यूज नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वी आर यूजिंग ओल्ड और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, इसलिए हमको जरूरत पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन की। तीसरा क्या हुआ, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है मानसून के ऊपर, और मानसून अगर खत्म आएगा नहीं टाइम पर, तो फार्मर के साथ में बड़ी ज्यादा दिक्कत जो है वो हो जाए। यानी कुल मिला के देखा जाए तो स्थिति खराब थी एग्रीकल्चर की, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। बट देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम, एक बड़ी दिक्कत जो है वो और आ गई, है ना। और वो दिक्कत क्या है, द बिगर प्रॉब्लम वाज, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो द बिगर प्रॉब्लम विच केम इन वाज, ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ साइड इफेक्ट आएंगे, पर पहले थोड़ी सी हम लोग बात ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करके कर लेते हैं, ठीक है। इसकी फेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, एक मिनट, है ना। जैसे देखो, सबसे पहला फेज मतलब क्या आया 1960s में, है ना, और 1970 पहला फेज आया। पहले फेज में क्या किया गया, कुछ स्टेट्स के अंदर, है ना, जैसे स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में HYV सीड्स जो है वो इसका यूज किया गया, ठीक है। और केवल 2 ही क्रॉप्स के अंदर इसका यूज किया गया, विच वाज व्हीट एंड राइस। सेकंड फेज आता है 70s से लेकर 80s तक, है ना, जहां पर HYV सीड्स जो है वो ज्यादा स्टेट्स में ट्रांसफर हुआ, और क्रॉप्स जो है वो बढ़ी थोड़ी सी हमारी, यानी केवल व्हीट और राइस थी, तो इसमें थोड़ा सा पल्सेस जो है वो भी आ गई। ये 2 फेजेस हमारी आई।
थर्ड फेज टेक्निकली आया ही नहीं 80s के बाद। क्यों नहीं आया? तो उसके बहुत अलग अलग रीजन हैं। एक रीजन उसमें ये भी है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी नजर आए, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा आगे स्प्रेड नहीं किया गया, और उसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें जो है वो रही। बेनिफिट्स बेसिकली जो है वो क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? दोनों चीजों की बात करेंगे, बेनिफिट्स की बात भी करेंगे और नुकसान की बात भी करेंगे। तो बेनिफिट ये था कि हम लोग सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव कर रहे थे, है ना। हमारा मार्केट सरप्लस जो है वो इंक्रीज होने लग गया, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था तो ऑब्वियसली सरप्लस बढ़ेगा। तीसरी चीज, फूड ग्रेन्स की जो प्राइस है वो घटने लग गई। क्यों घटने लग गई प्राइस? तो सीधा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली चीपर हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कम होगा तो चीजें महंगी होगी, है ना। बफर स्टॉक जो है वो हमारा मेंटेन होने लग गया, ठीक। तो बफर स्टॉक जो है वो भी मेंटेन। सेल्फ रिलायंस की हम लोग बात करते हैं पहले, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया? सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की हम लोगों ने फूड ग्रेन्स की, ठीक है। जैसे पहले हम लोग अमेरिका से बहुत सारा फूड जो है वो इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमको अमेरिका से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग हमारी कंट्री के अंदर ही इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया बात थी, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस की तरफ हम लोग बढ़े, दिस वाज द रीजन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा, मार्केट सरप्लस बढ़ा। तो मार्केट सरप्लस कैसे बढ़ा? सीधा सीधा अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना, तो हमारा जो जितना कंजप्शन है वो हमने किया, बाकी कुछ ना कुछ बच जाएगा। जो बचेगा उसको मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में बेचने से पैसा आएगा, तो फार्मर्स की इनकम भी इससे जो है वो बढ़ जाती है ना। इनकम फार्मर की क्या हो गई? आपकी इंक्रीज हो गई इससे। ये मार्केटेबल सरप्लस का कॉन्सेप्ट है ना। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना। फूड ग्रेन्स की प्राइस जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर, है ना। मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई, तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो जो लोग लोअर इनकम वाले जो थे, उन लोगों को बहुत इसका एडवांटेज मिला, क्योंकि प्राइसेस कम हो गई तो अब वो उनके पास में सेविंग्स जो है वो होने लग गई, या और भी दूसरी चीजें जो है वो उससे खरीद सकते हैं। बफर स्टॉक हमारा मेंटेन होने लग गया। अब गवर्नमेंट बफर स्टॉक क्यों बनाती है? क्योंकि बहुत सारा फूड जो है वो गवर्नमेंट अपने पास इकट्ठा करके रखती है, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आए। जैसे कोविड के टाइम पर भी बहुत सारा इस तरह का बफर स्टॉक जो है वो यूज में आता है, ठीक है। सो बफर स्टॉक जो है वो भी हमारा बढ़ने लग गया, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है, और इस तरह से बफर स्टॉक जो है उनका मेंटेन होने लग जाता है। तो जब जब फूड की शॉर्टेज आती है, जैसे कोविड वाले टाइम में आया, उससे पहले कभी भी, जैसे गुजरात में भूकंप आया तब आया, केदारनाथ में जब आया तब आया, तो इस तरह से गवर्नमेंट अगर फूड स्टॉक करके रखती है ऑलरेडी, है ना। यहाँ फूड स्टॉक करने का मतलब जिन चीजों से फूड बन रहा है उन चीजों का स्टॉक करके रखना, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गई, पल्सेस हो गई, है ना। इन चीजों का स्टॉक करके जो है वो गवर्नमेंट रखती है, और जहां जब जरूरत पड़ती है उसको सप्लाई कर सकती है इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। सो इसको आज यहीं रोकेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें कहाँ कहाँ फॉल्ट आया, या उसकी वजह से क्या दिक्कतें हुई, साइड इफेक्ट्स क्या रहे या नुकसान क्या रहे। दिस विल स्टडी इन दी नेक्स्ट